Hello everyone, welcome to Study Time Study Education. This is Deepti Yadav. Guys, today is the 5th day of this best 500 MCQ series. ये सीरीज एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल व यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है. होपफुली यू गाइज विल लाइक वेरी मच दिस सीरीज. चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फिर ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन. कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका कर्नाटक, और ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना. तो यहाँ पे जो होगा आपका आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर. ओके, ये आंध्र प्रदेश में. और इसके अलावा कौन कौन से अभयारण्य हैं? पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. ठीक है. और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में है आपके डांडेली नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क. और फिर बात की जाए अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में है मधुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मन्नार नेशनल पार्क एंड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क. ओके. और ऑप्शन डी तेलंगाना की बात की जाए, तो तेलंगाना में है मृगवानी नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क. राइट. चलिए नेक्स्ट है संसाधन दक्षता संवाद, जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है G20 एंड UNFCCC एंड पृथ्वी शिखर सम्मेलन एंड क्योटो प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि G20. देखिए ये जो G20 समूह है, इसमें G का मतलब है ग्रुप. ओके. और यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज हैं वो है 20. तो उसी के ऊपर ये G20 नाम रखा गया है. और इसकी स्थापना जो G7 देश होते हैं ना, उसके देशों के वित्त मंत्रियों के द्वारा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में. और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी. ठीक है. और अभी इसका जो रिसेंटली हुआ है सऊदी अरब में, कोरोना वायरस जो आ गया था, उसी महामारी के कारण आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें विश्व के सारे नेताओं ने भाग लिया था. और हमारे भारत से इसमें पीएम मोदी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था. ओके. और वैसे जो रेगुलर सम्मेलन होता है वो इस साल 21 और 22 नवंबर को 2020 को सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है UNFCCC. इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. और यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. ठीक है. और इसका मोटिव है वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कंट्रोल करना है. ओके. नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन. देखिए जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक ग्रुप है. इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNCED. इसी को अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है. ठीक है. और इसका जो सम्मेलन है वो सबसे पहली बार जो हुआ था वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, है ना. और नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल. जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और ये ट्रीटी 1997 में जापान के शहर क्योटो में साइन की गई थी UNFCCC के सम्मेलन के दौरान, यानी कि इस वाले सम्मेलन के दौरान. ठीक है. की गई थी किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की कंट्रोल के लिए. ओके. चलिए नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा आंदोलन जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु चलाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी है बलियापाल आंदोलन, ऑप्शन सी है नवधान्य आंदोलन, ऑप्शन डी है चिपको आंदोलन. तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवधान्य आंदोलन. ओके. इसी के तहत जो ये मूवमेंट है ये 1987 में वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु चलाया गया था. ओके. और नेक्स्ट है एपिको आंदोलन. ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि कन्नड़ भाषा में चिपको को ही एपिको कहा जाता है. और जो एपिको आंदोलन है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक के लोगों के द्वारा चलाया गया था वन कटाव को रोकने के लिए. और किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था पांडुरंग हेगड़े के द्वारा. ओके. और जो चिपको आंदोलन है वो मैंने आपको उस दिन इसके बारे में बताया था कि 1917 में जो उत्तराखंड है उसका चमोली जिला है. उस टाइम पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे. तो उत्तराखंड के चमोली जिले में वन कटाव को रोकने के लिए चलाया गया था. और इसके जो हेड थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा. ओके. चलिए
नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो देखिए ये शुरू की गई थी ऑप्शन सी 1975 में। ठीक है, देखिए घड़ियाल की जो संख्या गिर रही थी बराबर, उसी को देखते हुए 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा के तिकरपाड़ा स्थान से इस योजना का प्रारंभ किया था। ओके, कब? 1975 में। किस जगह से? उड़ीसा के तिकरपाड़ा स्थान से। किसकी मदद से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से। ओके, 1975 में। चलिए नेक्स्ट है पंचायती राज विषय क्या है, मतलब पंचायती राज विषय क्या है? समवर्ती सूची। देखिए जो समवर्ती सूची होती है इस पे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों ही कोई विधान या कानून बना सकते हैं, और जो केंद्र सूची होती है इस पे केवल केंद्र बना सकता है, और राज्य सूची होती है इस पे केवल राज्य कानून बना सकता है ना। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज्य की सूची में। ओके, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके अंतर्गत आर्टिकल 40 है, उसी में कहा गया है कि जो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, मतलब कोई भी राज्य वो ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के 9वें भाग में इसका उपबंध दिया गया। और ये 9वें भाग में कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 में, क्योंकि आर्टिकल 243 में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ओके, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आर्टिकल 243 में बताया गया है, और भाग कौन सा है? भाग 9 है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 61 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 में ये उपबंध किया गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति है वो कोई गैर संवैधानिक कार्य करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो हमारे पास आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग या इम्पीचमेंट लगाने का राइट है। ओके, और जब ऐसा होगा तब क्या होता है कि संसद के किसी भी एक सदन के एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स, जैसे अगर किसी सदन में उस टाइम पे 200 मेंबर हैं, ठीक है, तो उसके 50 मेंबर्स, ठीक है, मिलकर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजेंगे और उसे 14 दिन के अंदर त्याग पत्र देने के लिए कहेंगे। और अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि वो इसमें गलत नहीं है, मतलब उसने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है, तो वो क्या है, वो अपना पक्ष रखेगा और यहाँ पर उसकी वकालत करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और मतलब भारत का महान्यायवादी उसकी वकालत करेगा। इन केस अगर वो अपना पक्ष नहीं रख पाता है, यानी कि वो गलत होता है, तो फिर संसद के हैं वो दोनों सदन मिलकर उसी राष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत देंगे, 2/3 बहुमत दे देंगे और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का पद है वो 6 महीने के अंदर भरा भी जाना चाहिए, मतलब जब खाली होने के बाद फिर अगले 6 महीने में उसके पद को भरा भी जाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? ठीक है, तो यहाँ पे 30A या 31B या 32C या 33D। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 31 का बी। देखिए 31 के बी में यह प्रावधान है कि जो 9th शेड्यूल में जो कानून है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह धारा 1951 में जोड़ी गई थी RT 31 को संशोधित करके। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 31B है वो सरकार आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी को राज्य या देश के लोगों के भले के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, इसी 31B की वजह से ही आज हम लोग हैं वो बड़े बड़े हाईवे, पुल या बांध या रेलवे नेटवर्क या टेलीकॉम नेटवर्क देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सुविधा ना होती तो मतलब जहां मर्जी से वहां सरकार निकाल देती है, तो वो नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पे है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। तो ये अनुच्छेद 356 है, इसके तहत क्या होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 357 है, फिर अनुच्छेद 358 है। 358 में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जब राष्ट्रपति आपात लगाता है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तो तब आर्टिकल 19 के द्वारा 6 मूल अधिकार हैं वो ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं, किसके, अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 359। यानी कि 359 में क्या है कि जो आर्टिकल 359 में मूल अधिकार नहीं, इवन उनका लागू होना निलंबित होता है, आर्टिकल किसको छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर ये मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान हो जाता है। ओके, 359 मतलब 359 में ये बात बोली गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि मतलब क्या हो, तो यहाँ पे होगा 3/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, या 1/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें, या फिर 1/4 पंच। देखिए यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि 2/3 पंच वो सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी निम्न में से किस फिल्म को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा 2019 पुरस्कार से नवाजा गया था? तो कौन सी फिल्म है यहाँ पे, इंडियाज़ डॉटर एंड मेंस्ट्रुअल मैन एंड रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब एंड सेल्यूलॉइड मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये मनाया जाता है हमारे यहाँ 5 नवंबर को, यानी कि 5 नवंबर को, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सुनामी के खतरों और इसके प्रभाव को कम करने के लिए चेतावनी प्रणालियों के बारे में जानकारी देना। ओके, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट है, उपन्यास दी फार फील्ड जिसे हाल ही में साहित्य का JCB पुरस्कार दिया गया है के लेखक हैं। देखिए इसके कौन, ऑप्शन ए माधुरी विजय, ऑप्शन बी जैस्मिन डेज, या फिर ऑप्शन सी शहनाज हबीब, या फिर झुम्पा लाहिरी। देखिए जो ये है जैस्मिन डेज, इनको दिया गया था इससे पहले, माधुरी विजय से पहले। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माधुरी विजय, ठीक है। और इससे पहले दिया गया था जैस्मिन डेज को, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये की गई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस पुरस्कार का, ये 2018 में हुआ था। और क्या है, ये जो माधुरी विजय हैं ये अमेरिका में रहने वाली भारतीय लेखिका हैं, ठीक है। और ये जो पहला उपन्यास है जो वो दिया गया था विजय को, ठीक है। ओके, और क्या है कि जो JCB प्राइज है इसका जो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। इनाम स्वरूप 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है आपको। और ये भारतीय लेखकों का उत्कृष्ट पुरस्कार है, किसके लिए, काल्पनिक रचना के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसे वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने हाल ही में ओली की उपाधि से सम्मानित किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अब मैं दिखा देती हूँ आपको, वो दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे। चलिए, ऑप्शन ए है PT ऊषा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी हिमा दास। देखिए यहाँ पे दिया गया है मैरी कॉम को, ठीक है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, उन प्लेयर्स को दिया जाता है जो ओलंपिक में पदक जीतते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, TN शेषन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन थे? तो वे पूर्व, ऑप्शन ए है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या पूर्व सेनापति, या फिर पूर्व इसरो अध्यक्ष। तो देखिए ये थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या है, ये 1990 से लेकर 1996 के बीच में 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया?
1992 में या 1994 में या 1995 में या 1996 में? तो देखिए ये पारित किया गया था 1994 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है हाथरस, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, लखनऊ। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, मतलब कौन है? तो देखिए जो राम नाईक हैं, ये राम नाईक इनसे पहले थे, जो अभी वर्तमान में हैं उससे पहले थे राम नाईक। ठीक है, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, यानी कि यही अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट है लालजी टंडन, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये एमपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ओके, और ये कमलनाथ हैं, ये अभी कुछ दिन 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। बट इस टाइम पे जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, इनको हटा दिया गया है कमलनाथ को। ओके, और लालजी टंडन मैंने आपको बता दिया कि ये एमपी के गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल हैं, और अभी प्रेजेंट में वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 7.28% या फिर ऑप्शन बी 21.8% या ऑप्शन सी 17.72% या फिर ऑप्शन डी 11.25%। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 17.72%। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.72% की वृद्धि दर से उसने वृद्धि की है। ओके, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन 4 9%। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिकॉज जो भारत की जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो भारत की 16.16% है। तो यहाँ पे 16 को नहीं, मतलब पूरे उसमें ले लिया गया है, तो 16% बताया गया है यहाँ पे, बट 16.16% है। ओके, एग्जैक्टली ये सही है। चलिए नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत में शिशुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16.8 करोड़, ऑप्शन बी 15.87 करोड़, ऑप्शन सी 14.6 करोड़ या ऑप्शन डी 17.6 करोड़। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15.87 करोड़। क्लियर? नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? न्यूयॉर्क में मनाया गया था। कब? 1909 में। ओके, और ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, और इस बार जो महिला दिवस का थीम था वो था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग विमेंस राइट, यानी कि यहाँ पे जनरेशन इक्वलिटी के बारे में, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? दूसरा शिलालेख या 5वां शिलालेख या 13वां शिलालेख या 12वां शिलालेख? देखिए जो अशोक का दूसरा शिलालेख है उसमें क्या क्या इसमें कहा गया है कि इसमें अशोक ने पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 13वें शिलालेख ने अशोक ने अपनी जो कौन सी विजय थी उसी का उसने वर्णन किया था, कलिंग विजय। उसने कलिंग विजय का वर्णन किया था उसने इसमें 13वें शिलालेख में, इसीलिए काफ़ी लंबा है ये 13वां शिलालेख। ठीक है, बाकी जो 5वां शिलालेख है वो 5वें शिलालेख में क्या कहा है इसने? जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में, जो धर्म महामात्र होते थे उन्हीं की नियुक्ति के बारे में इसने जानकारी दी है किसमें? 5वें शिलालेख में। ठीक है, और जो 12वां शिलालेख है तो 12वां शिलालेख में इसने कहा है कि जो स्त्री महामात्र हैं उनकी भी नियुक्ति की जाए। इस प्रकार से इसने सभी विचारों से पुरुष और महिलाओं को सम्मान की बात की गई है, मतलब महिला और पुरुष दोनों बराबर होंगे, इसने ये कहा है। तो ये किसमें कहा है? 12वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमारे ऑप्शन ए मेहरगढ़ या ऑप्शन बी सोहन घाटी या ऑप्शन सी आदमगढ़ या ऑप्शन डी मालवा। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंग्रेजी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना
कहाँ खोला था? देखिए कहाँ, नागापट्टनम या कोचीन या मद्रास या मूसलीपट्टनम। तो देखिए ये इन्होंने खोला था मूसलीपट्टनम में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो खोला था, ये कब खोला था? 1611 में खोला था। ये इनका अस्थायी कारखाना था, ठीक है, यानी कि अस्थायी फैक्ट्री थी। बट इन्होंने 1613 में स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि जो भारत में यूरोपीज आए थे वो किस तरीके से आए थे, उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली, ओके। ये आए थे 1498 में, 1498 में, ठीक है। और उसके पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। डच ये कहाँ के लोग थे? ये नीदरलैंड और हॉलैंड के लोग थे ये, ठीक है, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। अब तो नीदरलैंड को हम लोग हॉलैंड नहीं बोल सकते, उसको नीदरलैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये वहीं के लोग थे। ये लोग आए थे 1596 में, 1596 में, ठीक है। और उसके बाद आए थे फिर अंग्रेज। अंग्रेज आए थे 1600 में, ठीक है। कब आए थे? 1600 में, ठीक है। और उसके बाद आए थे फिर डेन, ठीक है, डेनिश, वो आए थे 1616 में, है ना। फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आए थे 1664 में, ओके। चलिए, तो हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।